जनरल फैज को तो सुबह सजाए मौत का ऐलान किया जा सकता है। 27वीं आर्मी तरमीम जो है वो पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ मंजूर की जाएगी। जरकास और वर्दी जो है वो पंजाब से रिजाइन कर सकती हैं और दोबारा सेनेटर मुंतखब हो सकती हैं। पीठ में छुरा घोंपा है मंसूर अली शाह के, वो तो उनके ब्रदर जजेस ने घोंपा है। ये पहला सियासी कमेटी का इजलास था जो पीटीआई पाकिस्तान का था। जहमत का ग्रुप जिसे हलीमा खान ड्राइव करती थी, जिसको ओवरसीज वाले ड्राइव करते थे, वो शिकस्त खा गए। इमरान खान को फैज वाले केस में फौज सजा देना चाहती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अंदर के बाद मुजम्मल सोवर्दी के साथ मैं हूं कनीस फातिमा। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है मुजम्मल सोवर्दी। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये 27वीं आईनी तरमीम की बातें तेज़ हो गई हैं, कल भी हमने इस पर जिक्र किया था। ये तरमीम कब होने जा रही है, कुछ टाइमलाइन दें, इस बारे में बताइएगा। पहली बात तो यह है कि 27वीं आईनी तरमीम मौलाना फजलुर रहमान के बगैर हो। मौलाना फजलुर रहमान 27वीं आईनी तरमीम को वोट नहीं डालेंगे। 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ मंजूर की जाएगी और उसमें पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के वोट इस्तेमाल किए जाएंगे और उस फॉरवर्ड ब्लॉक को बाकायदा शक्ल दी जाएगी। तो पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की तैयारियां तेजी से जारी हैं, जो अगले 15 से 20-25 दिन एक माह में आपको नजर आ जाएंगी कि जो है वो पीटीआई के अंदर डिवीजन है और उसके जो पार्लिमानी कमेटी है कौमी असेंबली और सेनेट में, वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। जब पार्लिमानी कमेटी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी तो फिर उसका एक हिस्सा जो है वो 27वीं तरमीम के हमायत में आ जाएगा और वो 27वीं तरमीम को सपोर्ट करेगा ताकि 63A इसमें हिट ना हो सके। वो ग्रुप जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट शिनाख्त मांग लेगा और वो इंडिपेंडेंट शिनाख्त स्पीकर उनको दे देगा, उनका अलग पार्लिमानी लीडर हो जाएगा, उनका अलग पार्लिमानी लीडर हो जाएगा। वैसे भी उनके 41 रुकन जो आज़ाद हैं, वो जो आज़ाद अरकान हैं वो अपना अलग पार्लिमानी लीडर उनमें से 20-21 चुन सकते हैं। तो कानूनी तौर पे ये है कि आगे चलकर पीटीआई के जो आज़ाद अरकान हैं वो अपना अलग पार्लिमानी ग्रुप और एक स्टेज पर वो अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी ला सकते हैं, क्योंकि उनकी तादाद सुन्नी ताद कौंसिल के लोगों से ज्यादा है। तो अगर 41 वो हैं और वो कम है तो वो अब मिलके अपना पार्लिमानी लीडर भी ले आएंगे, अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी ले आएंगे और वो हुकूमत के साथ मिलकर तरमीम कर भी सकते हैं अगर उनमें से 25-30 लोग फिर आगे ग्रुप दर ग्रुप बनाए जाए। तो अभी तो जो प्लान है वो ये है कि पीटीआई के अंदर जो आज़ाद हैं उनको और सुन्नी ताद कौंसिल वालों को अलग-अलग किया जाए और फिर आज़ाद के अंदर आज़ाद को एक पार्लिमानी शक्ल दी जाए और उसके अंदर फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए और उसकी मदद से जो है वो 2/3 अक्सरियत हासिल की जाए। इसी तरह मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी रिज़ॉल्व करना है अगले 8 से 10 दिनों में और वो हुक्मरान जमात को देनी है। आईनी बेंच बनेंगे तो वहाँ सबसे पहले मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी लगेगी और उसका फैसला होता हुआ हम देख रहे हैं। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि 10-12 नवंबर तक और मखसूस नशिस्तों का फैसला हो जाएगा और आईनी बेंच के ज़रिए, और बड़ी उम्मीद है कि वो हुक्मरान जमात को मिल जाएंगी, क्योंकि अब ये 8 रुकनी बेंच में से कई जज जो होंगे वो अब आईनी बेंच का हिस्सा ही नहीं होंगे, तो वो नजरसानी नहीं सुन सकेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में नजरसानी जो है वो आईनी बेंच चुनेगा। तो इस तरह एक गेम प्लान ये बन रहा है 27वीं आईनी तरमीम का कि इसमें मौलाना के वोट ना इस्तेमाल किए जाएं और पीटीआई के वोट जो हैं उनको कानूनी शक्ल देकर उनको इस्तेमाल किया जाए। तो इस काम के लिए इस पीटीआई में डिवीजन आपको नजर आ रही होगी। सेनेट में ऑलरेडी 2 सेनेटर्स जो हैं वो अलग हो रहे हैं, मजीद 2 सेनेटर्स के अलग होने की खबरें हैं। इस तरह मौलाना के 5 सेनेटर्स जो हैं उनकी जगह पीटीआई के 5 सेनेटर्स जब ले लेंगे और उसके साथ-साथ ये भी है कि ये भी मुमकिन है कि जो पीटीआई के सेनेटर्स फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं, मसलन जरकास और वर्दी जो है वो पंजाब से रिजाइन कर सकती हैं और दोबारा सेनेटर मुंतखब हो सकती हैं। इसी तरह वहां से दूसरे को भी इस तरह किया जा सकता है। तो जो बीएनपी के 2 वोट हैं वो हुकूमत के पास रहेंगे, तो सेनेट के वोट भी पूरे करने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है वो 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए ये कोशिश कर रही है कि मौलाना के बगैर ये तरमीम मंजूर कराई जाए, क्योंकि मौलाना से दोबारा निगोशिएट नहीं करना चाहते और मौलाना भी अपना ऑपोजिशन का पोस्चर कायम रखना चाहते हैं। मौलाना कहेंगे मैंने 27वीं तरमीम की मुखालफत की और ये तो पीटीआई वाले बिक गए और इन्होंने 27वीं तरमीम मंजूर कर ली। तो मेरे ख्याल में 27वीं आईनी तरमीम जो है वो 30 नवंबर से 15 दिसंबर के दरमियान कहीं मंजूर हो सकती है
और ये उसकी टाइमलाइंस बन रही हैं। अभी तक हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में, क्योंकि पूरा नवंबर का महीना ये शतरंज की बिसात में जो तक़सीम दर तक़सीम और ये उसमें लग जाएगा, और फिर कोई दिसंबर फर्स्ट वीक में ये तरमीम की तरफ ये जा सकते हैं। अगर काम जल्दी हो जाए तो जल्दी भी हो सकता है, लेकिन ये टाइमलाइंस हुकूमत के ज़हन में है। अच्छा सर, ये बताइएगा, एक सवाल ये उठता है, याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए हैं, इनका फ़ैसला मुख्तलिफ तरह का था। इन्होंने कहा था जिन्होंने पीटीआई के कागजात जमा करवाए थे वो पीटीआई के हैं, बाकी नहीं। तो आपको लगता है इलेक्शन कमीशन अगर ये फ़ैसला करता है जस्टिस याहिया अफरीदी की मौजूदगी में, इसको अदालती कवर भी हासिल हो जाएगा? नहीं, वो आईनी बेंच बनने के बाद होगा, क्योंकि फिर ये 8 जज जो है ना, ये अपने तौर पे फिर इन 8 जजेस जब ये आईनी बेंच में नहीं होंगे ये जज, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनली ये मखसूस नशिस्तों वाला केस नहीं सुन सकेंगे, और वो कहेंगे जी कि ये तो अब सिर्फ आईनी बेंच ने सुनना है। मेरे ख्याल में अगले जुडिशल कमीशन का इजलास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक में, और नेक्स्ट वीक में आईनी बेंच जो है वो अपनी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो जब आईनी बेंच अपनी शक्ल इख्तियार कर लेंगे तो इस तनाज़े को सुप्रीम कोर्ट से नज़र-ए-सानी में हल करके तो फिर उसका हल किया जाएगा। जी। एक और चीज़ पर भी हम आपसे व्यू लेना चाहेंगे कि कल तैयब बलोच ने बताया, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं, कि जब हल्फ बर्दारी हो रही थी जस्टिस याहिया अफरीदी की, तो वहाँ अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। इनसे ये सवाल किया गया कि आप कह रहे थे हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना बने, तो अब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं हल्फ बर्दारी में। इस पर गंडापुर ने जवाब दिया, हम क्या करते जब मंसूर अली शाह साहब मान गए, तो किसने किसको धोखा दिया, मंसूर अली शाह साहब पीछे हट गए या पीटीआई पीछे हट गई? नहीं, मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह ने तो देखें याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की। हम कैसे कह लें कि मंसूर अली शाह पीछे हट गए? मंसूर अली, आप तो तब कहें ना कि मंसूर अली शाह पीछे हट गए कि वो याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी में पहुंच गए हैं। उन्होंने तो याहिया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी से एब्सटेन किया है। इसका मतलब है वो याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस मानते हैं या नहीं मानते, ये कार्ड अभी मंसूर अली शाह के पास है कि वो आकर ये कहें कि आई एम द सीनियर मोस्ट और मुझे चीफ जस्टिस बनना चाहिए। मंसूर अली शाह के साथ गद्दारी किसने की है? मंसूर अली शाह के साथ सबसे पहली गद्दारी की है मुनीब अख्तर, अतर मनिल्ला, आयशा, और जो उनके साथ लोग मौजूद थे वो 8 रुकनी बेंच में, जब उसमें से 6 लोग याहिया अफरीदी की हल्फ बर्दारी में पहुंच गए, तो उन्होंने मंसूर अली शाह के साथ गद्दारी की। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट देखें, काजी फायज ईसा आखिरी दिन तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी अक्सरियत साबित करके गए हैं कि उनके फुल कोर्ट से सिर्फ 6 जज गायब थे, 13 जज मौजूद थे। तो इसका मतलब है अक्सरियत तो नहीं थी ना मंसूर अली शाह के साथ, आप समझें, अक्सरियत काजी फायज ईसा के साथ थी। वो सारी अक्सरियत अब याहिया अफरीदी के साथ भी है। तो जो अब ये 5-6 जज जो अब्सटेन कर रहे थे काजी ईसा की फुल कोर्ट से, वो याहिया अफरीदी के अलबरदारी में पहुंच गए, तो उन्होंने भी याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस मान लिया। उन्होंने आज याहिया अफरीदी के बनाए हुए बेंचेस में बैठने से भी रजामंदी जाहिर कर दी। तो फिर पहली जो पीठ में छुरा घोंपा है मंसूर अली शाह के, वो तो उनके ब्रदर जजेस ने घोंपा है कि उन्होंने याहिया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के तहत कबूल भी किया, उसके बनाए हुए बेंचेस में भी शरीक और बैठ रहे हैं और उसको चीफ जस्टिस मान रहे हैं। दूसरा छुरा जो है वो पीटीआई ने उसके बाद मारा, क्योंकि पीटीआई ने ये देखा कि सारा सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस मान रहा है, तो वो पीटीआई के पास क्या ऑप्शन था? उनके साथ कोई जज, यहाँ तो देखे ना जी, सुप्रीम कोर्ट के 8, 9, 10 जजेस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस मानने से इनकार कर देते। जो पीटीआई या पीटीआई के हामी यूट्यूबर्स या जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिन्हें काजी फायज ईसा का फोबिया था, उनके सामने काजी फायज ईसा का नाम लें तो वो तड़फ पड़ते थे, वो सारे कह रहे थे कि कोई याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नहीं मानेगा, और याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने पर सुप्रीम कोर्ट में बल्क रेजिग्नेशन आएंगे, बाइकआउट हो जाएगा, जजेस का इजलास होगा और याहिया अफरीदी के खिलाफ प्रेस रिलीज आ जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में तो पुरसकून सुप्रीम कोर्ट, सारों के सारों ने याहिया अफरीदी को सलाम पेश किया है, सलूट पेश किया है और उसकी अलबरदारी में शिरकत की है। तो मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह को कुछ ज्यादा गिला ब्रदर जजेस से होना चाहिए, और बाद में पीटीआई ने उन ब्रदर जजेस को फॉलो किया। सर ये बताइएगा, ये जो पीटीआई में ग्रुपिंग नज़र आ रही है, जजेस के मामले में भी कंप्रोमाइज़ नज़र आ रहे हैं, ये कंप्रोमाइज़ वाला ग्रुप और मज़ाहमत वाला ग्रुप
नून लीग के ज़माने में एक तफरीक थी, वो भी यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये क्या चल रहा है? पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास हुआ है आज, और उसमें जो पीटीआई ओवरसीज के अरकान हैं उनको आज नहीं बुलाया गया। ये पहला सियासी कमेटी का इजलास था जो पीटीआई पाकिस्तान का था, जो सलमान अकरम राजा की जेर सदारत हुआ है, जिसमें जुल्फी बुखारी नहीं था, शहबाज गिल नहीं था, मुराद सईद नहीं था, और बार जबरान इलियास नहीं था। जो उनके बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो पीटीआई को ड्राइव करते हैं और जो मुजाहमती बयानिए को ड्राइव करते हैं, जो एंटी फौज बयानिए को ड्राइव करते हैं, उनको आज इजलास में नहीं बुलाया गया। और वहाँ फैसला क्या हुआ है? वहाँ फैसला हुआ है 1 नवंबर को पेशावर में जलसा किया जाएगा। आप बताएं, पेशावर में जलसा को मज़ाहमत की निशानी है? 8 नवंबर को कोयटा में जलसा किया जाएगा, वो को मज़ाहमत की निशानी है। फिर कराची में जलसा किया जाएगा नवंबर के आखिरी हफ्ते में। मसलन आप कहेंगे याहिया अफरीदी के बनने पर ना डी चौक आने का कोई प्लान है, ना लॉन्ग मार्च का कोई प्लान है, ना पंजाब में किसी जलसे का कोई प्लान है, ना कोई हड़ताल का प्लान है। एक पेशावर जलसा है, कोयटा जलसा है, कराची जलसा है, नवंबर पूरा गुजर गया। तो आप इसको मुज़ाहमत कहेंगे या मुफ़ाहमत कहेंगे? मेरे नज़दीक आज की सियासी कमेटी ने निहायत मुफ़ाहमाना रवैया अपनाया है। उसने पंजाब से दूरी रखी है, डी चौक से दूरी रखी है। जैसे सलमान अकरम राजा कहते थे कि डी चौक में तो हमें बुलाने का मतलब है हम पर पाबंदी लगाई जाए, हमें दहशतगर्द दमाद बनाया जाए, तो हमें डी चौक नहीं आना है। तो आज डी चौक ना आने का फैसला हुआ है। आज तो पेशावर में जलसा करना है, फिर कोयटा में करना है, फिर कराची में करना है। तो इन जलसों की तो कोई सियासी अहमियत नहीं है, ये तो गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पीटीआई ने मुफाहमत शुरू कर दिया है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी इन जलसों के हक में होगी। इन जलसों से एस्टेब्लिशमेंट को क्या प्रॉब्लम है? तो मेरे ख्याल में मुफाहमत शुरू हो गई। बुशरा बीबी की रिहाई से, गंडापुर की याहिया अफरीदी की हलफबरदारी में शिरकत से, और आज के सियासी कमेटी के इजलास से मुफाहमत का जो ग्रुप है वो हावी हो गया है, और मुजाहमत का ग्रुप जिसे हलीमा खान ड्राइव करती थी, जिसको ओवरसीज वाले ड्राइव करते थे, वो शिकस्त खा गए हैं। जी, एक केस होता था जनरल फैज़ हमीद साहब का, कोर्ट मार्शल का, वो कहाँ चला गया? इसके बारे में लोग कहते थे अब फैसला आ रहा है, अब फैसला आ रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो तो खबरों से भी गायब हैं। इनका फैसला कब आएगा? लेकिन जनरल फैज को तो फौज के लिए सजा देना कोई मसला नहीं है। मतलब जनरल फैज को तो सुबह सजाए मौत का ऐलान किया जा सकता है, या उम्र कैद का ऐलान किया जा सकता है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जनरल फैज को जब सजा दी जाएगी, फिर वो आर्मी चीफ को करेंगे, फिर उसके बाद लाहौर आए, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, और फिर वो अपील सुनी जाएगी। एक तो फौज अभी ये नहीं चाहती कि उनका केस कोई अदालतों में जाए, लिहाजा जब तक कि 27वीं आईनी तरमीम में मुकम्मल मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों को इम्यूनिटी ना मिल जाए, और उनके लिए ये अदालतों में अपील उनकी ख़त्म ना कर दी जाए, ताकि फैज की अपील अदालतों में ना जा सके। दूसरा मसला ये है कि फैज के साथ कुछ सिविलियन को अक्यूज्ड हैं। मसलन इमरान खान को फैज वाले केस में फौज सजा देना चाहती है, और उनका ख्याल है फैज के जराइम में इमरान खान शरीक है, साकिब निसार शरीक है, या और लोग शरीक हैं। तो उन सबको कैसे सजा दी जाए? एक राय तो उसमें शुरू में ये है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि उन्होंने फैज वाले मामले में अपने ऑर्डर में लिखा दिया कि जीएसक्यू जो है वो फैज के खिलाफ कार्रवाई करे, एक जुडिशियल ऑर्डर दे दिया। तो जो फैज का ट्रायल है उसमें एक जुडिशियल ऑर्डर कर दिया जाए कि जो हुकूमत जो है वो इमरान खान और इन लोगों पर भी आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाए, या सुप्रीम कोर्ट अपने इन जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई करे। लेकिन वो समझते हैं इसके नतीजे में कार्रवाई हो या ना हो, इसकी क्या यकीन दहानी है, और फिर को अक्यूज्ड को सजा नहीं होगी, तो उसका फायदा भी सुप्रीम कोर्ट में जाके फैज को मिल सकता है। लिहाजा तय ये है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद फैज को सजा दी जाए, ताकि उनके जो को अक्यूज्ड हैं उनका भी मिलिट्री ट्रायल किया जा सके। और वो को अक्यूज्ड अभी फौज डिक्लेयर नहीं कर रही, लेकिन जब 27वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी तो उनको अक्यूज्ड को फौजी तहवील में लेने का प्लान है। तो मेरे ख्याल में 27वीं आईनी तरमीम के बाद फैज की सजा होगी, और उनके को अक्यूज्ड की भी सजा होगी। ट्रायल भी उसी के बाद शक्ल देखेगा। जी नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।